नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। इससे पहले हम भाषा विज्ञान के अंतर्गत अ, भाषा संरचना की बात कर रहे थे और भाषा संरचना में भी हम ध्वनि संरचना और शब्द संरचना को लेकर के चर्चा कर चुके हैं और आज हम जिस बारे में बात करने वाले हैं उनका नाम है पद संरचना और वाक्य संरचना। तो आज हम पद संरचना को सबसे पहले समझेंगे। इससे पहले जब हमने शब्द को पढ़ा था तो हमने ये सब पढ़ा था कि हम जो विभिन्न ध्वनियों से मिल करके यानी कि स्वर और व्यंजनों से मिल करके शब्दों का निर्माण होता है। इसके अतिरिक्त उपसर्ग, प्रत्यय, समास आदि से शब्दों का निर्माण होता है। ये सारी प्रक्रिया हमने समझी थी। तो आज हम शब्द के बाद पद पर जाते हैं। तो वैसे तो जो शब्द और पद हैं दोनों में बहुत समानताएं दिखाई देती है, लेकिन इन समानताओं के होने के बावजूद जो है शब्द और पद जो है वो अलग अलग होते हैं। कोई भी शब्द पद का रूप तब धारण करता है जब वो व्याकरणिक क्षमता प्राप्त कर लेता है। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि कोई भी शब्द तब पद बन जाता है या तब पद कहलाता है जब वह किसी भी वाक्य रचना के लिए जो निर्धारित व्याकरणिक क्षमता है, जो व्याकरणिक क्षमता जो निर्धारित की गई है उसमें परिपूर्ण हो जाता है, उसे प्राप्त कर लेता है। जब उस शब्द में व्याकरण की क्षमता जो है आ जाती है तब वह क्या कहलाता है? पद कहलाता है। पद संरचना में शब्दों के विभिन्न व्याकरणिक रूपों का अध्ययन किया जाता है। तो पद संरचना में हम किसकी बात करते हैं? मुख्यतः जो विविध व्याकरणिक रूप हैं, जिन व्याकरणों के कारण कोई भी शब्द जो है एक वाक्य में प्रयुक्त होने की क्षमता जिससे हासिल कर लेता है। कोई भी जो शब्द होता है वो वाक्य में तब तक प्रयोग नहीं किया जाता है जब तक वह पद का रूप ग्रहण नहीं कर लेता। ठीक है, ये आप याद रखिएगा कि कोई भी शब्द वाक्य में तब तक प्रयोग नहीं किया जाता है जब तक वह पद का रूप धारण नहीं कर लेता। तो इसके लिए क्या आवश्यक है कि शब्द निर्माण के बाद उस शब्द को वाक्य में प्रयोग होने के लिए पद का रूप धारण करना पड़ता है। तो एक बहुत सरल सा उदाहरण देकर आपको समझाने की कोशिश करूंगी, तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा। मैं एक वाक्य बोल रही हूँ, जैसे राम ने रावण को मारा। ठीक है, ये क्या है? एक वाक्य है, राम ने रावण को मारा। अब इस वाक्य में जो है तीन जो है हमारे पद हैं। ठीक है, एक है राम ने। राम ने क्या है? हमारा पद है। दूसरा पद क्या है हमारा? रावण को। और तीसरा पद क्या है? मारा। तो ये तीन जो पद हैं इसमें, ये क्या है? अलग अलग पद हैं और इन तीन पदों से मिलकर के एक वाक्य का निर्माण हुआ है, राम ने रावण को मारा। अब क्या होता है कि जब राम विभक्ति के साथ जब राम के साथ ने विभक्ति का प्रयोग होता है तो तब क्या बनता है कि राम ने यानी कि कर्ता पद का निर्माण होता है। राम क्या है? कर्ता है। ठीक है, तो जब राम क्या है? एक शब्द है। जब राम शब्द के साथ ने विभक्ति यानी कि कारक चिन्ह आपने सुना, आपको याद होगा, कर्ता ने कर्म को करण से। ठीक है, तो ये जो कारक चिन्ह है, ये ने क्या है? ये कारक चिन्ह है, ये विभक्ति है। तो जब राम के साथ ने विभक्ति का प्रयोग होता है तो क्या है? राम ने जो है पद बनता है और ये कैसा पद है? कर्ता पद का निर्माण होता है। दूसरा जो है, जो जब रावण के साथ को विभक्ति का प्रयोग होता है, ठीक है, तो रावण को पद का निर्माण होता है, यानी कि रावण को कर्म पद का निर्माण होता है। और इसके बाद जब मारना क्रिया है, मारना एक क्रिया है, तो मारना क्रिया के साथ जब आप प्रत्यय का प्रयोग होता है, आप प्रत्यय जब लगता है तो तब क्या बनता है? मारा शब्द बनता है, यानी कि मारना का जो भूत काल क्रिया है वो है मारा।
ठीक है, तो भूतकाल पद जो है वो मारा शब्द बनता है। तो इस प्रकार जो है प्रत्यय लगने से, क्रिया लगने से, विभक्ति का प्रयोग होने से क्या होते हैं, पदों का निर्माण होता है। पद किसका निर्माण कैसे होता है, क्रिया, विभक्ति, प्रत्यय आदि लगने से पदों का निर्माण होता है। ठीक है, तो इस प्रकार के पद जैसे तुमसे, आपसे, खा लिया, चले जाओ, जब हम ये शब्द, ये जब हम इन ये हमारे क्या होते हैं, ये हमारे पद होते हैं, ये हमारे शब्द नहीं होते हैं। जब हम कहते हैं तुमसे, आपसे, खा लिया, चले जाओ, ये बोलते हैं जब हम हैं, तो ये सब क्या है, हमारे पद कहलाते हैं। ठीक है, तो अब आपको शब्द और पद में अंतर समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो जो पद होते हैं वो क्या होते हैं, व्याकरणिक क्षमता से परिपूर्ण होते हैं। वे पद जो है वो वाक्य में तभी प्रयुक्त होते हैं जब वो व्याकरणिक क्षमता से परिपूर्ण होते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारी रही पद संरचना। पद संरचना में आपको ये याद रखना है कि पद की संरचना कैसे होती है, विभक्ति, क्रिया और प्रत्यय आदि के मेल से जो है पदों का निर्माण होता है। अब जब आगे बात करते हैं वाक्य संरचना की, तो जो हमारे वाक्य की संरचना कैसे होती है। अब जो वाक्य की संरचना होती है तो वो पदों के मेल से वाक्य की संरचना होती है। ठीक है, तो अभी हमने एक वाक्य का उदाहरण दिया था, तो वाक्य की जो संरचना होती है वो कैसे होती है, पदों के मेल से वाक्य की संरचना होती है। वाक्य भाषा की स्वतंत्र, पूर्ण, सार्थक, सहज, महत्वपूर्ण इकाई है। ठीक है, क्या है, जो वाक्य होती है वो पूर्ण इकाई है। यहाँ पे पूर्ण शब्द का प्रयोग होता है, इसको आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। ठीक है, और इसके अलावा जो शब्द होते हैं वह है, जो हमारे वाक्य होते हैं वे पूर्ण अर्थ की प्रतीति कराने वाले शब्द समूह को वाक्य कहते हैं। अब अक्सर अगर हम कहें कि हम वाक्य किसे कहेंगे तो क्या कहते हैं कि पूर्ण अर्थ की प्रतीति कराने वाले शब्द समूह को वाक्य कहते हैं। तो कुछ लोग ये कहते हैं कि जो वाक्य होती है वो भाषा की लघुतम पूर्ण सार्थक इकाई भी होती है। कुछ विद्वानों का ये मानना है कि जो वाक्य है वो भाषा की लघुतम पूर्ण सार्थक इकाई होती है। तो ये भी आपने याद रखना है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा जब हम ध्वनि जो है, भाषा की सबसे लघुतम इकाई जो है वो ध्वनि है। भाषा की लघुतम सार्थक इकाई जो है वो शब्द है, लेकिन भाषा की लघुतम पूर्ण सार्थक इकाई क्या है, वो वाक्य है। ये तीनों के लिए अलग अलग विशेषण प्रयोग किए जाते हैं, तो इनको आप थोड़ा याद रखिएगा। इसके अलावा जो वाक्य होता है, वाक्य में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कम एक क्रिया का प्रयोग अवश्य होता है। जब भी हम किसी वाक्य को बोलते हैं, तो जब भी हम कोई वाक्य की रचना करते हैं तो उसमें प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कम एक क्रिया होनी अवश्य होती है। एक क्रिया जो है उसमें अवश्य होती है, या तो प्रत्यक्ष रूप से हमें दिखाई देती है क्रिया क्या हो रही है, या फिर वो परोक्ष भी हो सकती है। जैसे उदाहरण से आप इसे समझिएगा, मोहन, ठीक है, मोहन खाना खा रहा है। ठीक है, मोहन खाना खा रहा है में क्या होता है कि मोहन की क्रिया क्या है, वो खाना खा रहा है। ठीक है, इस प्रकार से। और कभी कभी ठीक है, जाओ, करो, तो इसमें क्या है कि छिपी हुई क्रिया जो है वो होती है। इसके अलावा जो वाक्य होता है, वाक्य संरचना में मुख्यतः जो है उद्देश्य और विधेय दो भाग होते हैं। वाक्य संरचना के दो भाग जो होते हैं उनका नाम है उद्देश्य और विधेय। अब जैसे उदाहरण क्या है कि मोहन जा रहा है। ठीक है, इस उदाहरण में जो मोहन है वो क्या है, उद्देश्य है, और जा रहा है वो क्या है, विधेय है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि जो मोहन है वो क्या है, उद्देश्य है, और जो जा रहा है वो विधेय है। और वाक्य में कभी कभी विधेय जो है वो या उद्देश्य जो है वो छिपा हुआ भी होता है,
ठीक है। तो छिपा हुआ का मतलब वही जो मैंने इससे पहले बताया कि जैसे क्रिया जो छिपी हुई होती है, तो उसी प्रकार जैसे जाओ, जाओ में तुम जाओ, या फिर खाइए, खाइए, खाइए शब्द कहते हैं, लेकिन क्या मतलब होता है आप खाइए। जब हम कहते हैं कि जाओ कहते हैं, तो जाओ का मतलब क्या होता है कि हम तुम जाओ नहीं कहते हैं, हम सिर्फ जाओ कहते हैं, लेकिन उद्देश्य क्या है हमारा छिपा हुआ है, यानी कि तुम जाओ। और इसीलिए हम खाइए कहते हैं, तो खाइए का मतलब है आप खाइए। तो इस तरीके से जो वाक्य संरचना होती है, वाक्य संरचना में मुख्यतः आपको ये याद रखना है कि जो वाक्य होता है वो पदों के मेल से वाक्य का निर्माण होता है, और वाक्य में वाक्य जो है वो भाषा की लघुतम पूर्ण सार्थक इकाई है। इसके अलावा जो वाक्य हैं, वाक्य में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कोई ना कोई क्रिया अवश्य होती है। वाक्य संरचना को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है, उद्देश्य और विधेय में, और कभी कभी उद्देश्य जो है वो छिपा हुआ भी हो सकता है। तो इस प्रकार ये हमारी वाक्य संरचना होती है। आगे हम प्रोक्ति और अर्थ की बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।